यूपी में मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और रामपुर खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग आज शांतिपूर्वक तरीके से निपट गई। अगर वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो रामपुर विधानसभा वोटिंग परसेंटेज रहा 33.7%, यानी करीब 34% ही मतदान हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उपचुनाव पर नजर डालें तो 56.46%, यानी कि करीब 57% के आसपास मतदान हुआ। मैनपुरी का फाइनल डेटा अभी तक आना बाकी है, लेकिन अब तक करीब 53% वोटिंग का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी मैनपुरी का फाइनल डेटा आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 53% वोटिंग का फिलहाल अनुमान मैनपुरी के लिए है। तो मैनपुरी में आज लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई। अखिलेश यादव यहां से पत्नी डिंपल यादव की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले गए, जहां आजम खान ने आसिम रजा के लिए वोट मांगे थे। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने इस बार रामपुर में बीजेपी का कमल खिलाने का दावा किया है। तो वहीं खतौली विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए अब साख का सवाल है, क्योंकि यहां से बीजेपी विधायक रहे विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में आज वोटिंग को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार भी लगातार सुबह से जारी है। तो शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। यूपी में खत्म हुई उपचुनाव की जंग, अब नतीजों का इंतजार। इलेक्शन कमीशन से भी, चुनाव आयुक्त महोदय से मिलकर भी चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा अराजकता की जा रही है, उसकी शिकायत हम लोग लिखित में शिकायत करेंगे। आप जानते हैं कि ये इन लोगों की आदत रही है कि मतदाताओं को डरा धमका करके वोट हासिल करना, और इस प्रकार के कुकृत्य को भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। हम इसका पुरजोर विरोध संवैधानिक ढंग से करेंगे, इसीलिए लगातार हम निर्वाचन आयोग के संपर्क में। डिंपल वर्सेस रघुराज, किसके सिर ताज? इस क्षेत्र में और आने वाले चुनाव जो होंगे 2024 में, तो यही हथकंडे अपनाए जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी इस बात का संज्ञान देना चाहिए और उचित कार्यवाही करनी चाहिए। धमका रहे, मुझे भी धमकाया गया, बताओ कैसे निकलो, कल कहाँ से रहोगे, फलान करें। लेकिन जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता भगवान होती है। जनता की अदालत से कोई बड़ी अदालत नहीं है। जनता जिसको आशीर्वाद देती है उससे आगे गुंडाराज खत्म होगा। आसिम वर्सेस आकाश, बदलेगा इतिहास। जब पुलिस खाकी वर्दी में भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हो जाए और ये टारगेट कर ले कि समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने देना है और वोट ही नहीं डलवाना है। खतौली का रण बाहुबली कौन? ये जो टोपी वाले गुंडे हैं समाजवादी पार्टी के पास है, हमारे पास तो सभ्य लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की उसमें कभी विश्वास नहीं करती। बीजेपी के लोग अगर जा रहे हैं तो उन्हें कम से कम रामपुर में जो हो रहा है वो भी इलेक्शन कमीशन को बताएं। पहले लोकसभा में वोट नहीं डालने दिया और उसी तरह की तैयारी इस बार की, ज्यादा फोर्स मंगाया। यूपी में उपचुनाव, बीजेपी एसपी में तनाव। भाजपा के प्रत्याशी के पास पैसा नहीं है, पैसा किनके पास है, कौन पैसा बांट रहा है और कौन पैसा बांट करके वोट खरीद रहा है, उसका क्या होगा? स्कोर क्या होगा जो आप तीनों उपचुनाव? हमें पूरा भरोसा है, तीनों सीटें हम लोग जीतेंगे। कई दिन पुलिस के पीछे पीछे हम भी चलते रहे, जहाँ जहाँ पुलिस उत्पीड़न करने जाती थी तो हम भी पहुँच जाते थे। तो फिर तब रक्षा हो गई। तो वादे भी सुने, दावे भी सुने, लेकिन अब जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो गई और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से हुआ है, उसको लेकर सियासी दल क्या सोच रहे हैं, और आज यानी वोटिंग के दिन भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमा नहीं, उस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश आर्या हमारे साथ हैं, प्रदीप सिंह प्रवक्ता आरएलडी वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में पीएसपीएल से अल्पना वाजपेयी को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स और प्रश्न आप सबके लिए एक यही। मैनपुरी में अभी तक 53% वोटिंग का अनुमान है, फाइनल आंकड़ा भी आना बाकी है। रामपुर में लगभग 34% के आसपास वोटिंग हुई,
खतौली में लगभग 57% के आसपास वोटिंग हुई है। आप सभी लोग तीनों सीटों पर खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। अब इस वोट प्रतिशत को देखने के बाद आपका क्या कहना है? एसएन सिंह, सबसे पहले 30 सेकंड। देखिए, आस्था जी तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जनता ने पहले ही कहा था कि ये कवाल कांड बहुत दिन तक रुलाएगा। लोगों का श्रद्धांजलि देने का मन था, लोगों ने श्रद्धांजलि दिया लेकिन समर्थन नहीं दिया। ये समर्थन नहीं देने के कारण ही आज समाजवादी पार्टी की नैया डूब गई, साइकिल पंचर हो गई और भारतीय जनता पार्टी की 3-0 से भारी बढ़त हो गई। आस्था जी, आप देखेंगे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3-0 से इस चुनाव को जीत रही है। ठीक है, आपने बात पूरी की। आपने फिर कहा 3-0 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन ऐसा ही एक दावा समाजवादी पार्टी भी कर रही है। और आज के मत प्रतिशत को देखने के बाद महेश आर्या, 30 सेकंड। ये लोग कह रहे, दावा कर रहे हैं, उन्होंने तो पहले से माइंड मेकअप करके रखा था, सारा फोर्स, सारा लोगों को इस्तेमाल प्रशासन करने की कोशिश किया। बावजूद इसके जनता चूंकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीतेगी बहुमत के साथ। ठीक है, आपने कहा तीनों सीट जीतेगी। रामपुर में बहुत कम मतदान हुआ है, मैनपुरी में 53% से ज्यादा अभी फाइनल आंकड़ा आएगा और खतौली में सबसे ज्यादा लगभग 57% के आसपास मतदान हुआ है। आप कह रहे हैं तीनों सीटें जीतेंगे, लेकिन रामपुर में तो वोट प्रतिशत ही बहुत लो है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये लग रहा है कि कोशिश तो की जा रही है। इन्होंने पूरी तरह से इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि लोकतंत्र पे सवाल उठ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहे हैं। पहले से जो आशंकाएं की जा रही थी वो प्रमाणित भी हुई हैं। अगर ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो जीत नहीं रहे हैं, ये लूट करके इन्होंने पूरी डकैती डाल के लोकतंत्र को जीतने की साबित करेंगे। ठीक है, धांधली का आरोप एक बार फिर से आपने लगाया और उसी को लेकर बीजेपी कहती है कि हार से पहले आप लोग माहौल तैयार करते हैं। इस पर जवाब लेंगे हम एसएन सिंह से भी और लौटेंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड। प्रदीप सिंह जी, सबसे ज्यादा वोटिंग खतौली में हुई है, लगभग 57% के आसपास। क्या लग रहा है, कवाल का बवाल बीजेपी के लिए काम कर गया या गन्ने का सवाल आपके लिए? नहीं, गन्ना मेन मुद्दा है हमारे खतौली के लिए। और देखिए, राष्ट्रीय लोकदल गांव, किसान और मजदूर की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह के अनुयायी मुजफ्फरनगर और पूरे खतौली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। निश्चित ही कवाल कांड को बीजेपी उछाल कर अनर्गल तरीके से ये जीत हासिल करना चाहती है। ऐसा संभव नहीं है। वहाँ का जो भाईचारा है वो अब जागरूक हो गया है और निश्चित ही ये सीट राष्ट्रीय लोकदल जीतने के लिए जा रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वोट पड़ चुके हैं। अब 8 तारीख को आप देखना, निश्चित ही राष्ट्रीय लोकदल वहाँ पर जीतेगा। ठीक है, चलिए, ओपनिंग रिमार्क्स का समय पूरा। अल्पना वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, पीएसपीएल प्रवक्ता। अल्पना वाजपेयी जी, मत प्रतिशत देखने के बाद सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। नेताजी के नाम पर एसपी और आप साथ मिलकर लड़े। बड़ा आश्चर्य हो रहा कि इतनी जागरूक जनता और उसके बाद भी मत प्रतिशत कम क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं तो ये ऐसा लगता है कि जहां जहां मतदान कम हुआ है या तो लोग डरे हुए हैं, और या जिस तरीके की चीजें दिख रही थी कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, उनको घरों में रुका जा रहा है, खास बहुत सारे लोगों को ड्यूटी से हटाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है इन सब चीजों का भी असर इन सब चीजों पे है, क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं कि जब हम वोट डालने जाएंगे मुझे डालने ही नहीं दिया जाएगा, हो सकता है मेरा वोट पड़ गया हो या मुझे वहीं पे रोक दिया जाए। तो एक थोड़ा सा जो भय का माहौल था मतदाताओं में, उसका ये असर है कि वोट प्रतिशत कम हुआ है। और बाकी जीत हार किसकी होगी ये तो आने वाले वक्त में हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी हमारे साथ है। रमेश जी, आपका क्या आकलन है? वोट प्रतिशत कहीं कम है, कहीं उपचुनाव में जिस पैटर्न पर वोटिंग देखी जाती है उसी तरह से नजर आ रहा है। सपा और भाजपा दोनों इसे अपने अपने पक्ष में इंटरप्रेट कर रहे हैं। देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी आस्था जी मुझे ये नहीं लगता है कि ये कहें कि मैं हार जाऊंगा। सभी ये कहेंगे हमारी सरकार बन रही है, हमारी सीट निकल रही है, सब ये कहते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर आप देखो इन 3 उपचुनावों को लेके, तो बुनियादी तौर पे कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। वो ये है कि एक अलग सा नैरेटिव सेट करा गया है जिसमें आपको ये दिखाई देगा
मुद्दे नदारत है, मुद्दे बिल्कुल नहीं है। साम दंड भेद सारी पार्टियां पूरी तरीके से अपना रही हैं। अब जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके पास देखिए संसाधन प्रशासन सब कुछ उनके पास है, तो उसको इस्तेमाल करेगी। अब समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीट है, मुझे लग रहा है रामपुर और आपके मैनपुरी, ये बड़ा भावुकता वाली हैं, एक श्रद्धांजलि के तौर पे देख रही हैं। तो मैनपुरी को लेके तो समाजवादी पार्टी आश्वस्त है कि कोई यहाँ दिक्कत है नहीं, और ऐसी तस्वीर दिखती भी है कि इस बार जो वोटिंग हुई है वो अगर आप सही से ठीक है, तो आपके आकलन के मुताबिक मैनपुरी में तो दावेदारी मजबूत नजर आ रही है सपा की, लेकिन रामपुर और खतौली से आरएलडी जो कि उनका सहयोगी दल है वो मैदान में है, तो वहां मामला आपको गड़बड़ नजर आ रहा है। बहरहाल फिलहाल ये सब चर्चा का विषय है, असल फैसला जो जनता ने सुना है वो 8 दिसंबर को स्पष्ट होगा। चर्चा को विस्तार देते हैं। सबसे पहले एसएन सिंह जी, रामपुर में वोटिंग कम हुई, उसके लिए समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि गलियों में घुस कर उनके वोटर को निकलने नहीं दिया। जो लोकसभा के उपचुनाव में किया था वही विधानसभा के भी उपचुनाव में पुलिस प्रशासन को इस्तेमाल करके भाजपा ने करवाया है, इसीलिए रामपुर का वोटिंग प्रतिशत कम है, 55 से सीधा 34 पर आ गया। इतने बड़े ड्रॉप आउट को सपा इस तरीके से आगे रख रही है। देखिए, ये लोग तो सवाल उठाते हैं और बवाल मचाते हैं। हम तो कहेंगे सठे साठे हम क्षमा चरित, अगर कोई गलत कार्य करेगा निश्चित तौर पे, अगर कोई घूंघट में या बुर्का पहन के गलत वोट डालने जाएगा तो पुलिस है, प्रशासन है, या वहाँ जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं वो उसको रोकेंगे। और जो अराजकतावाद वाले वोट पढ़ते थे, जो अपहरण वाले वोट पढ़ते थे, डरवाने धमकाने वाले वोट पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ेंगे और पढ़ने भी नहीं चाहिए। लेकिन जनता ने तो इस समय, चूंकि जनता की सरकार चली, पारदर्शी और ईमानदार सरकार चली, सब लोगों ने खुद मत किया। और समाजवादी पार्टी के लोग स्वयं कहते रहे कि ऐतिहासिक वोट पड़ रहा है इस बार, चूंकि लोगों ने श्रद्धांजलि तो दिया, समर्थन नहीं दिया आस्था जी, इस नाते वोट नहीं पड़े, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आदरणीय मुलायम सिंह जी का औरा कुछ और था और अखिलेश यादव जी का औरा कुछ और है। मैं मैनपुरी में 3-4 दिन रह के आया हूं। मैनपुरी के लोग कहते थे कि भाई जब हम काम के लिए जाते थे अखिलेश जी के पास तो नवरत्नों से घिरे रहते थे, हमको चरवाहा समझते थे, सिर्फ चरवाहा के अलावा कुछ नहीं समझते थे और बंटवारा करके रखे थे। कुछ दिन पहले वो कहते थे ये लोग तो नेताजी के आदमी है, तो शिवपाल जी के आदमी है, हमसे मिलते नहीं थे। तो जब वो मिलते नहीं है तो गाना जो कहावत है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। कहा ये गया कि नेताजी के नाम पर सब एक हो गए, शिवपाल यादव का भी साथ मिल गया। तो जिस खेमेबंदी की या गुटबाजी की आप बात कर रहे हैं, नेताजी अब नहीं रहे, एक लहर उनकी है, पूरा यादव परिवार हाथ जोड़कर कह रहा था श्रद्धांजलि दीजिए, साइकिल का बटन दबाइए। आस्था जी बहुत समझना होगा, वहां शाक्य समुदाय रहता है और शाक्य जो है भगवान बुद्ध को मानता है और अच्छी संख्या में शाक्य रहते हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग 3-3 बार सरकार रही, हमारे समाज के लिए क्या की है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है 3,60,000 करोड़ की योजना लेके आते हैं, बहुत परिपथ बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा मान सम्मान बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस तरह से वो लोग हमारे साथ होते हैं, मुस्लिम भाई हमारे साथ होते हैं, यादव भाई हमारे साथ होते हैं, कहते हैं ये तो रहेंगे तो केवल परिवार के लिए कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कम से कम जनता के बीच में आपने बार-बार परिवारवाद की याद दिलाई, आपने बार-बार परिवारवाद, फूट और अपमान की भी याद दिलाई, लेकिन अपने अपने दांव सबने चल दिए। महेश आर्या जी, मैनपुरी में आप लोगों ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा और बहुत ही जूझ कर चुनाव लड़ा, लेकिन रामपुर में वो सक्रियता नजर नहीं आई, केवल आजम खान और आसिम रजा पर पूरे चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी छोड़ दी गई। एक बार अखिलेश यादव जरूर गए वहां पर, लेकिन वो अंतिम दौर में। अब रामपुर में सबसे कम वोट पड़ा है और आप पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत और धांधली का आरोप लगा रहे हैं। देखिए आस्था जी, जिस तरह से पहले से आशंकाएं की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इलेक्शन को एनकेन पकड़ेन, ये शासन को, प्रशासन को इस्तेमाल करके और ये अपने हाईजैक करने की कोशिश करेगी, ये पहले से रामपुर की जनता पहले से कह रही थी, मीडिया के चैनल के आप लोगों के माध्यम से ही जा रहा था। आज जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बूढ़ी बुजुर्ग जो महिलाओं को भी वहाँ से मारपीट करके भगाया गया, और मैं समझता हूँ कि जो सबको पता है कि सबसे हमारे देश में आधार कार्ड सबसे बड़ा पहचान पत्र माना जाता है, और ये भी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन है कि अगर आपके पास एक बात बताइए महेश शर्मा जी, माफ कीजिए महेश आर्या जी, महेश आर्या जी एक बात बताइए, आपने आरोप लगाया कि रामपुर में लोगों को मारपीट करके भगा दिया, कॉलोनीज में पुलिस गई, लोगों को निकलने नहीं दिया गया, वोटर को खदेड़ दिया गया, ये सब मैनपुरी में क्यों नहीं हुआ, ये सब खतौली में क्यों नहीं हुआ, केवल रामपुर को ही लेकर आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं, तो देखिए रामपुर को नहीं, मैनपुरी में भी कई जगह घटनाएं हुई हैं। उनको तो पहले से 2 दिन पहले से परेशान करना शुरू कर दिया था। मैं भी मैनपुरी से लौटा हूं, तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि 2 दिन पहले से ही
वहां पर ये पुलिस इतनी सक्रिय कर दी गई कि जहां पे हमारे कार्यकर्ता थे, बूथ स्तर के पदाधिकारी थे, उनको जबरदस्ती उनको झूठे केसों में लाद लिया गया, उनको उठा लिया गया या उनको जो है डिटेन करके थाने बिठाया गया। मतलब जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं ना, तो भाजपा बार बार कहती है कि हार का माहौल तैयार कर रहे हैं। यही नहीं, अगला जो भी चुनाव होने वाला होता है उसके लिए भी यही कहती है कि हार का माहौल तैयार कर रहे हैं। देखिए ईवीएम का रोना शुरू कर दिया, या फिर पुलिस प्रशासन पर मिली भगत का आरोप लगा दिया। नहीं तो देखिए, जो तो आप लोगों ने देखा होगा, उसको कैसे झुठला सकते हैं। समय आप ट्विटर पे आप देखिए, बराबर उनको जो है टैग करते हुए इलेक्शन कमीशन को शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। मतदाता अपने मत डालने के लिए परेशान हो रहा है। जसवंत नगर विधानसभा जवाब एसएन सिंह जी, बीच में मत बोलिए। ठीक है, एसएन सिंह जी को जवाब देने दीजिए। बहुत गंभीर आरोप आपने लगाए उपचुनाव के अंदर, जवाब दीजिए। मैं अपने बड़े भाई को बताना हमारी बात पूरी नहीं होने दी, लौटेंगे पे, लेकिन इस गंभीर आरोप पे जवाब पहले जरूरी है, क्योंकि मैनपुरी में ये लोग बात आ गई। महेश जी जवाब सुनिए। आस्था जी, जसवंत नगर विधानसभा का बूथ संख्या 50 पर सपा नेता अश्वनी उर्फ शेरा द्वारा अराजकता फैलाने की कोशिश किया गया, वहीं धमकाया गया और कहा गया तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे, और उसको भी हम लोगों ने टैग किया। वहीं मैनपुरी विधानसभा के बूथ संख्या 361 362 पे ग्राम प्रधान दरोगा यादव, हमारे समाजवादी पार्टी के भाई यहाँ बैठे हैं, हम लोग तो नाम लेकर बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग वोट डाल दिए तुम लोगों का घर जला देंगे। इस तरह के कार्य करना चाह रहे थे। क्योंकि आज जनता ये जान रही है, विश्वास कर रही है, 66 महीने से उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार चल रही है कि कोई भी अराजकता उत्पन्न नहीं कर पाएगा। इस नाते भय मुक्त होकर सब लोगों ने वोट किया। और मैं अपने बड़े भाई को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग मैनपुरी में ऐसे हैं, जमीन किसी और की, उस पे आवास इनका बन गया है, दुकान इनकी बन गई है, इस तरह के सारे चीज की। आज सब लोग भारतीय जनता पार्टी को विश्वास के साथ वोट दे रहे हैं कि जिस तरह से विकास की बहार पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बह रही है, वही बहार मैनपुरी में भी बहना चाहिए। इससे पहले मैं अल्पना वाजपेयी जी के पास जाऊं, महेश आर्य जी, एक छोटा सा सवाल आपसे। अभी आपने पुलिस प्रशासन और सरकार की सांठगांठ का आरोप लगाया, आप बताइए ईवीएम पर आप संतुष्ट है ना? बाद में ईवीएम की गड़बड़ी या ईवीएम को लेकर तो शिकायत नहीं लेकर आएंगे आप 8 दिसंबर को? देखिए, शिकायत की आज तो डिम्पल यादव ने एक बूथ घूमा है। आस्था जी, ये देश का लोकतंत्र दुनिया में बहुत मजबूत लोकतंत्र देश माना जाता है। देखिए, जिस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हुकूमत आई है, तो ये सारे एड के साम दंड भेद चला करके विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं और पूरा तरह से इस्तेमाल करते हैं प्रशासन को। ये तो ठीक नहीं है। आप लोगों के माध्यम से आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, सारी चीज जाती है और पकड़ी जाती है। लेकिन ये है अच्छा, जब यूपी चुनाव हुए थे, एक मिनट महेश जी, लोकतंत्र की रक्षा यूपी का जब विधानसभा, महेश जी इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, यूपी का जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, तब बहुत सारे शहरों में जा जाकर स्ट्रॉन्ग रूम्स के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहरेदारी की थी। बहुत जगह से हमें रिपोर्ट्स मिली थी कि जब तक चुनाव नतीजे नहीं आएंगे, बैचेस में, शिफ्ट्स में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जाके बैठ गए थे। अब भी कोई पहरेदारी का प्रोग्राम है क्या? नहीं, आप पहरेदारी की बात तो ये है कि जब तो हमको तो शक है, हमेशा से है, और हम लोग करेंगे उसके लिए। तो वोट की रक्षा तो बहुत कीमती होती है, वोट हमारा, उसकी रक्षा करनी चाहिए। गेस्ट हाउस कांड कराने हर वाले मतदाता को करना चाहिए। मुजफ्फरनगर के दंगे कराने वाले लोग, लिस्ट बनाने वाले लोग, हाथ चढ़ाने वाले लोगों से क्या उम्मीद कर सकती है? जनता ने इनको नकार दिया भाई, और जनता ने विकास को स्वीकारा है, राष्ट्रवाद को स्वीकारा है। ठीक है, ये क्या मतलब डिबेट का मतलब है? ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, आप दोनों की बात आ गई, और भी मेहमान हमारे साथ इंतजार कर रहे हैं। ठीक है महेश जी, आपके आरोप भी आ गए और एसएन सिंह के उन पर जवाब भी आ गए। आप दोनों शांत हो जाइए, रुक करेंगे अब अल्पना वाजपेयी जी का। अल्पना वाजपेयी जी, अब चुनाव हो गया है, पुलिस प्रशासन सरकार की साठगांठ, जितना आप लोगों को आगे रखना था आपने ये बातें कह ली हैं, अब बारी ईवीएम की है। तो यूपी चुनाव की तरह इस बार भी पहरेदारी होगी क्या? इस बार तो आप साथ हैं सपा के। देखिए, ये तो वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के जो लोग डिसाइड करेंगे, वो किया जाएगा। जहाँ पे डाउट होगा, शक होगा कि अगर ये चीजें होंगी तो निश्चित तौर पे काम करना, ऐसा भी काम किया जाएगा, क्योंकि वोटों की तो आप जानती, सारी राजनीति वोटों की है, और अगर वोट कहीं भी हमारे इधर उधर जाने को लगता है तो जरूर किया जाएगा ऐसा। लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग जब जीत ही रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत है। और मतलब ये जो आरोप है पुलिस प्रशासन पर मिली भगत के, इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है। आप एक तरफ आश्वस्त हैं, देखिए दो तरह की बात नहीं चल सकती ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, जीत हमारी है, और दूसरी तरफ आप सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप भी लगा रहे हैं।
जो चीजें चली आज भी हम लोगों ने देखा है। अभी एक वृद्ध महिला को दिखा रहे थे किसी टीवी चैनल पे ही हमने देखा था कि उसको मारा जा रहा था, भगाया जा रहा था लाठियों से। तो इस तरीके की सारी चीजें हम लोग टीवी पे देख रहे हैं। बराबर कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा था वोट डालने के लिए, और उसके पहले भी जिस तरीके से बाहर से आने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा था, सब पार्टी के पदाधिकारी थे, वो लोग मैनपुरी और खतौली सब तरफ जा रहे थे, लेकिन उन लोग को रोका जा रहा था। तो जब सभी बाहर वालों को रोका जा रहा था तो आप सोच सकती है कि भाजपा कितना भयभीत है अंदर से कि अगर बाहर के लोग आएंगे, हैं तो वो पार्टी के ही कार्यकर्ता, सारे लोग तो वहाँ के निवासी नहीं, सब पार्टी के तमाम जगह के लोग हैं। क्या था, पहले सपा गुंडई कराती थी, जब ये गुंडई पूरी तरह से बंद हो गई और जब इन लोगों को लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो बाद में अगर ये रिजल्ट आएगा उसके पहले ही कह दे कि चुनाव हम इसलिए हारे कि प्रशासन ने मदद किया, ईवीएम ने मदद किया, चुनाव आयोग ने मदद किया। मैंने वही सवाल आपसे पूछा ना, आप दोनों दरवाजे खोल के चल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं जीत हमारी है, हम जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, और दोनों और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गाड़ियों को अलग से चेक किया जा रहा है, बुजुर्ग महिला को भगाया जा रहा है, लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा। आप दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आरोप लगाने में जितना ठीक है, शांत हो जाइए। एसएन सिंह जी, अल्पना जी, शांत हो जाइए, इंतजार करें प्रदीप से। आप लोगों ने कैसे आप गुंडों की पार्टी है, 4 बार हमने प्रदेश में तीन बार जनता ने आपकी सरकार बनाई, लेकिन आप लोग क्या किए? अपहरणवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद, क्या क्या नहीं किए? शांत हो जाइए आप दोनों। इन मुद्दों और आरोप प्रत्यारोपों पे आपने वोट मांग लिए हैं, दोनों शांत होइए। एसएन सिंह जी और अल्पना वाजपेयी, आप दोनों शांत होइए। ये जो आरोप लगा रहे हैं दूसरे पर, या जो बातें आप लोग कह रहे हैं, इस पर आपने वोट ले लिए, जिसको जितना मिलना था जनता ने दे दिया है। और पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। प्रदीप सिंह जी, समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है प्रशासन का बेजा इस्तेमाल करने का। इलेक्शन कमीशन से एक डेलीगेशन मिला, शिकायत हुई। आज बीजेपी का भी एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिला है, उसने शिकायत की है कि कुछ बूथों पर सपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गुंडागर्दी की है। ये तो दोनों ही तरफ से हो गया ना मामला। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। शासन के इशारे पर प्रशासन ने जो काम नहीं करने चाहिए थे प्रशासन के लोगों को, देखिए, जब कोई आईडी लेकर अपने वोट डालने जा रहा है तो प्रशासन के लोगों का काम होता है या पुलिस का काम होता है उसके कानून व्यवस्था देखना। और जो आईडी की चेक करके वोट डालते हैं वो लोग जो है बूथ के अंदर लोग होते हैं और एजेंट भी होते हैं। मैंने देखा, खुद अपनी आंखों से देखा, और आपने भी देखा होगा, पुलिस प्रशासन के लोग उस आईडी को देखकर और वोटरों को वापस कर रहे थे। लेकिन मैं खतौली के बारे में बताना चाहूँगा। खतौली में तो जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं वहां पे इतना पुलिस बल खड़ा कर दिया कि उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वो वोट डालने आए। एक मिनट प्रदीप जी, पुलिस बल खड़ा किया तो पुलिस की डिप्लॉयमेंट तो सुरक्षा के लिए होती है, व्यवस्था के लिए होती है, वोट निष्पक्ष तरीके से पड़े, सबको अधिकार मिले इसलिए होती है। पुलिस को देखकर डर कर कौन भाग जाता है? क्या पुलिस ने रोका था किसी को? मेरी बात सुनिए, या खदेड़ कर भगाया था? इतना पैदा कर दिया है, खौफ इतना पैदा कर दिया है। इसमें खौफ की क्या बात है? ये तो सुरक्षा की बात है ना। और जिस जगह बार बार ऐसे आरोप लगते हैं कि वोटर्स को निकलने नहीं दिया जा रहा, या यहाँ पर ईवीएम हैक हो सकती है, तो वहां तो जाहिर सी बात है चुनाव आयोग सतर्कता बरतेगा, फोर्स लगेगी। सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए फोर्स लगाई जाती है, उससे डरता कौन है? मेरा प्रश्न ये है, जब भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट जीत रही है तो इतनी बौखलाई हुई क्यों है? अरे भाई, तुम तो जीत ही रहे हो। आस्था जी, मैं इसका जवाब दे दूं। तुम्हें हार का डर है, जब गलत वोट, अराजकता वाले वोट, अपहरण वाले वोट, इस तरह के वोट जो बुर्का पहन के गलत वोट डालने जा रहे थे, उनको अगर प्रशासन ने रोका और लगा इन लोगों को कि हम हार ही रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ईवीएम पे सवाल उठा दें, चुनाव आयोग पे सवाल उठा दें, प्रशासन पे उठा दें। मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह से चुनाव जीत रहे होते तो 2017 तक आपकी सरकार थी, वो तो बदलना ही नहीं चाहिए था, और 2012 तक बहन मायावती जी की सरकार थी, उसमें भी बदलाव नहीं होना चाहिए। आप ये स्वीकारते ही नहीं है कि जनता जनार्दन होती है, वोट जनता करती है, जनता आपको नहीं पसंद कर रही है। प्रशासन क्या है? प्रशासन तो जिसकी सरकार रहेगी उसी की रहेगी, पहली बात। दूसरा, वहां पुलिस नहीं था, सीआरपीएफ के लोग थे, अर्धसैनिक बल थे, तमाम ऐसे लोग थे, जिम्मेदार लोग थे। ऐसी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी पहले आप लोग करते थे। आप लोगों को लगता है कि प्रशासन सब कुछ करता है। अरे भाई, जनता सब कुछ करती है और जनता ने स्वीकारा। आम चुनाव में भी देख लीजिए, इसी तरह के आप आरोप लगाते रहे, आप लिस्ट बनाते रहे अधिकारियों के, आप ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, लेकिन जनता जब स्वीकार ली कि हमको विकासवाद के साथ जाना है, राष्ट्रवाद के साथ जाना है, हमने तो कार्य किया है, उस कार्य को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। और जवाब भी दे दिया प्रदीप सिंह की बातों का। रुक करेंगे रमेश ठाकुर जी का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। रमेश ठाकुर जी, तीनों सीटों पर वोट पड़ चुके हैं,
समाजवादी पार्टी एक तरफ दावा कर रही है कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कह रही है कि देखिए प्रशासन के साथ मिली भगत हुई है, हमारी गाड़ियों को अलग से चेक किया गया, हमारे वोटर्स को निकलने नहीं दिया गया, डंडों से भगाया गया, आईडी देखकर वापस भेज दिया गया। ये दोहरी बात कैसे हो सकती है? देखिए आस्था जी, तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के लिए होने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए बहुत कुछ है। उनको पता है इन तीनों सीटों पे पारंपरिक सीटें इनकी सपा समाजवादी पार्टी की रही है, हमारे पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपना जितना दमखम दिखाना था ये मैसेज फैलाने के लिए अगर जीत जाते हैं तो आगे के चुनावों में कि हम वो भी गढ़ जीत सकते हैं जो समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है, जो गंभीर सवाल है, जिसपे सीधे सीधे चुनाव आयोग की कार्यशैली पे सवाल उठते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक आरोप लगाएंगे, लिखित में शिकायत दी गई है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, और कमोबेश वैसा ही जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही लगाया जा रहा है। तो अब तो स्थिति वो आ गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो हम कभी देखा करते जब बैलेट पेपर से जो चुनाव हुआ करते थे, जो चार लठबाज बैठे हुआ करते थे, जो वोट डालने आते थे उनको कह देते थे फलाना पे वोट पड़ेगा। तो स्थिति तो ऐसे ही आती जा रही है। अरे रमेश जी, अगर हम छुरा, चाकू, कट्टा, बम, बदमाश को अंदर जाने दें तब ना, आप ऐसी सरकारें चलती थी जहां बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, जहां घुस के गुंडागर्दी किया जाता था, हाथ से मार दिया जाता था। आज आप बताइए, कहीं पे भी ऐसा दिखा दीजिए कि इस तरह के गलत कार्य हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लोग तो हर बात पे आरोप लगाते रहते हैं, कौन मानता है उनके इस बात को? आप देखिए, कोरोना कालखंड चल रहा है, उस समय जो वैक्सीन वैज्ञानिकों की बनी हुई थी उस पर भी झूठे आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि ये वैज्ञानिकों की वैक्सीन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, फिर धीरे से वैक्सीन लगवा लेते हैं। मैं कह रहा हूं, जनता, अगर आप एक बार झूठ बोलेंगे 10 बार सही भी बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आप इसी तरह के कार्य किए हुए हैं। ये सारी बातें आपने बोल दी, क्योंकि डिबेट अंतिम पड़ाव में है। एक बार रमेश ठाकुर जी अपनी बात को पूरी कर ले, वो राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अपना आकलन है, वो क्रिटिकली बात करे। बोले रमेश जी। जो सिंह साहब कह रहे हैं ना, वो कहते हैं ना हमाम में सभी नंगे होते हैं। कहाँ गलत हो रहा, कितना हो रहा, पूरा चिट्ठा हम लोगों के पास है। अगर खोल देंगे ना तो कई सारे नंगे हो जाएंगे। अगर समाजवादी पार्टी अपने आप को कहे कि हम बहुत निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं, गलत। अगर भारतीय जनता पार्टी कहे तो भी गलत है। समाजवादी पार्टी को छोड़ दो, आपको भी छोड़ दो, इस समय रामपुर में क्या हुआ, जो तस्वीर अगर सामने आ जाए तो आप ये कहोगे कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता नहीं है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है पर्दे के पीछे। ठीक है रमेश जी, कैसी बात कर रहे हैं हम? ऐसे सरकारें, अगर आप पत्रकार हैं तो आपको दिखाना चाहिए। 17 साल हमने भी पत्रकारिता किया है, किस दबाव में आप ऐसा नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर रामपुर में इतने कम वोट क्यों पड़े, ये इस वक्त एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही इसे अपने अपने तरीके से जनता के आगे रख रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। 8 दिसंबर की वो तारीख जो जनता ने तय किया है, जिसके लिए उस दिन नतीजे साफ हो जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाला वोटिंग प्रतिशत रामपुर के अंदर गिरा है, जिसे समाजवादी पार्टी कह रही है कि 55% से लगभग 34% पर आ गए। इसका मतलब इसके पीछे कुछ धांधली है, गड़बड़ झाला है। लेकिन बीजेपी का दूसरी तरफ कहना है कि निष्पक्ष वोटिंग हुई है, फर्जी वोटर्स को दूर रखा गया है, बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया है। और जानकार ये भी मानते हैं कि बीते 3 साल के अंदर 3 चुनावों में वोट रामपुर ने लगभग हर ही साल चुनाव में डाला है, उस कारण भी ड्रॉप आउट हो सकता है। लेकिन जनता का असल फैसला क्या है, 8 दिसंबर को ही पता चलेगा। महाबहस में इतना ही, आगे आपको ले चलते हैं मेरी सहयोगी चांदनी के साथ हमारा खास शो एनकाउंटर। देखिए, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर का। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। एग्जिट पोल के सर्वे में गुजरात और हिमाचल में फिर बीजेपी सरकार। गुजरात में बीजेपी को 125 से 130 सीट मिलने का अनुमान। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का जलवा। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म। मैनपुरी में 54.37% वोटिंग। खतौली में सबसे ज्यादा 56.47 और रामपुर में सबसे कम 37.7% पड़े वोट।